हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज के इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता दूं मैं कि इस सेशन के अंदर 2020-21 के अंदर सीबीएसई ने और एचबीएसई या अदर बोर्ड जो हैं उन्होंने इस चैप्टर का हाफ पोर्शन जो है वो अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। जैसे कि अपने इस चैप्टर के दो पोर्शन होते हैं, द ह्यूमन आई वाला सारा कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है, आई के बारे में करवाते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अंदर करवाते हैं, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिए। स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की सेकंड पोर्शन से, द कलरफुल वर्ल्ड से, और कलरफुल वर्ल्ड के अंदर आप स्टार्टिंग करने वाले हैं आज प्रिज्म से, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर तीन फिनोमिनाज अपने को करने हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने अब तक सपोर्ट किया है, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। और फिजिक्स का जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट 10th क्लास की, कंप्लीट +1 क्लास की और कंप्लीट +2 क्लास की फिजिक्स मिलने वाली है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच इन सभी चीज़ों के लिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आप करने वाले बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन होने वाली है आज के लेक्चर के अंदर, इतना डिटेल के अंदर मैं आज नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिज्म क्या होता है उसके ऊपर आज आप बात करने वाले हैं, उसके ऊपर आज आप चर्चा करने वाले हैं, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म आपने देखी भी होगी और सुना भी होगा उसके बारे में, मे भी आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर ने आपको ज़रूर दिखाई भी होंगी। तो प्रिज्म होती क्या है, तो मैं अगर आपको थोड़ा शो करूं तो इस वे के अंदर इसको बेटे प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं पर, इसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इस प्रिज्म के जब आप देख रहे हो तो इस वे के अंदर तीन सरफेस होते हैं, मेनली प्रिज्म के तीन सरफेस होते हैं। ये वाला एक सरफेस जो इस तरफ है, एक ये सरफेस, ठीक है, और एक बिल्कुल नीचे जो सरफेस होता है, ठीक है। इस तरफ वाले जो दोनों सरफेस होते हैं इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। देखो अगर मैं आपकी तरफ करूं तो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, और नीचे वाला जो ये सरफेस है इसको बेस सरफेस बोला जाता है। तीन सरफेस होते हैं, ठीक है। इसका मैंने एक व्यू 3D व्यू भी यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कि ये एक फ्रंट सरफेस है जो ये आप देख रहे हो, ये फ्रंट सरफेस है ये वाला, ठीक है। इसका ये एक पीछे से की तरफ बैक सरफेस सेम। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन कौन से होते हैं इसके, ये जो साइड वाला ये वाला सरफेस, ये वाला ADFC, ये जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इसका बैक की तरफ जैसे आप देख रहे होगे तो ये जो एक ये सरफेस इंक्लाइंड सरफेस और एक ये इंक्लाइंड सरफेस, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। आप कैसे भी रख सकते हो, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। इस केस में भी दो ही इंक्लाइंड सरफेस बनेंगे, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, ये दोनों इंक्लाइंड सरफेस होते हैं। जैसे ये अभी मैंने आपको बताया कि ADFC एक सरफेस बन गया, और एक पीछे वाला इसके बिल्कुल बैक साइड में ABED, ये एक सरफेस बन गया, ठीक है, समझ गए। अच्छा, और इन इंक्लाइंड सरफेस को जिस एज के साथ मिलाया हुआ है, ये जो अपर एज होती है जो इन दोनों इंक्लाइंड सरफेस को मिलाती है, दैट एज इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एज। और इस एज को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ध्यान से समझते जाना एक एक चीज को, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बेस वाला सरफेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। और ये जो फ्रंट के अंदर जो ये वाला सामने से ये वाला फ्रंट व्यू, ये वाला दो रिफ्रैक्टिंग एज के बीच में जो ये एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है ये बात। मैंने प्रिज्म की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, आप लिख सकते हो ये कि प्रिज्म होता क्या, इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट सम एंगल। नॉन पैरेलल ये वाले जो सरफेस हैं, नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, जो जिस एंगल के साथ एक दूसरे के साथ ये इंक्लाइंड हुए हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म।
तो ये 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था, डिफाइन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लिखोगे आप डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इंक्लाइंड सरफेस कौन से? एक ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग इंक्लाइंड सरफेस के बीच में जो एंगल बना, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको एंगल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं फ्रंट व्यू इस वे के अंदर बनाऊं, ठीक है, इस प्रिज्म का, तो इस वे के अंदर ये ए बी सी, इस तरफ भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आपस में एंगल बनाते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म से। आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रिज्म क्या होता है, कितने इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, बेस सरफेस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं। ठीक है ये बात। अच्छा, अब एक बार राइट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी सी बातें और। ठीक है, कर लिया राइट, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अच्छा, अब अपने को करना है कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिज्म का जो फ्रंट व्यू है ना, बनाते हैं तो मोस्टली समझने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, फ्रंट व्यू, ये ए है, बी पोर्शन और सी पोर्शन, इसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। अच्छा, अब प्रिज्म के ऊपर जब भी आप लाइट को, किसी भी वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, वाइट लाइट को क्या करवाते हो, इंसिडेंट करवाते हो, तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं इस सरफेस का, तो कुछ इस वे के अंदर ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और प्रिज्म अपने क्या है, होमोजीनियस है, अंदर मीडियम, डेंसर मीडियम है, ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, जब लाइट एयर से, सपोज ये मीडियम कौन सा, एयर है, जब एयर से अंदर डेंसर मीडियम में जाएगी, ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जाती है, तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये पहले भी अपन ने किया, रिफ्रैक्शन लाइट वाला जब चैप्टर किया था, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओहो, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। क्लियर है। अच्छा, जैसे ये बेंड हुई इस तरफ, तो ये इस सरफेस के लिए, एसी सरफेस के लिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। समझ में आई ये बात। एसी सरफेस के लिए जो ये रिफ्रैक्टेड रे एक्ट एज अ इंसिडेंट रे। ठीक है। अच्छा, देखिए, तो अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल कुछ इस वे में ड्रॉ होगा। क्लियर है। अच्छा, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या होगी, जब ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर जाएगी, तो क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर, क्या होता है बेटे, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ये खासियत है इसकी, प्रिज्म की खासियत क्या, प्रिज्म की, कि हमेशा जो इमर्जेंट रे होती है, देखो मैं अभी इसको क्या बोलते हैं, जो ये बाहर निकली है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मैं लेवल कर लूँ इसको, फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाती है इमर्जेंट रे, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस, ठीक है, क्लियर है। ये एंगल कौन सा था, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, ये क्या चीज़ है, नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो ये बनाती है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो बनाएगी इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, R1 बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस सरफेस के साथ इसने ये जो एंगल बनाया इसको R2 बोल देते हैं। क्लियर है। R2 इस सरफेस के लिए R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है। ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। क्लियर है। और इमर्जेंट रे जो ये बनाएगी इसको बोलते हैं, इस रे को कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये, रिफ्रैक्टेड रे। ये कई बार एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको ऐसे प्रिज्म बना के दे देगा और यहाँ पर 1 2 3 इस वे के अंदर को लिख देगा कि लेबल करो इसको क्या बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
ठीक है, ये जो रिफ्रैक्ट हुई दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकली इस प्रिज्म से दैट इज इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, तो जो ये बना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस। क्लियर है ये सारी बातें, ठीक है। अब प्रिज्म की खासियत क्या होती है? प्रिज्म के आप किसी भी सरफेस के ऊपर, मतलब दोनों के रिफ्रैक्टेंस, चाहे इधर से जाओ चाहे लाइट इधर से फॉल करवाओ, हमेशा लाइट की जो डेविएशन होती है, बेंडिंग होती है, हमेशा बेस की तरफ होगी, ठीक है। यही इसकी खासियत है प्रिज्म की। अच्छा अब देखिए, अब अगर ये सरफेस ना होता इस वे के अंदर, चलो मान लेते हैं लाइट इस वे के अंदर चली जाती, सीधी ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे को मैं पीछे की तरफ अगर ले आऊं, ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच में एंगल बना, ठीक है, इसके बीच में इमर्जेंट रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो जा रही थी इंसिडेंट रे के बीच में, ठीक है, इन दोनों में ये जो एंगल बना दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? देखिए मैं फिर से यहां बना देता हूं, ठीक है, इसी चीज को कि ये इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इसका नॉर्मल, ये इमर्जेंट रे, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे सीधी जाती इस वे के अंदर जा रही होती और इमर्जेंट रे को मैं बैक साइड में ले आऊं तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे के बीच में, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन की कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। एक और डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हो, द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। क्या लिख सकते हो? द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। इसको सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा के साथ। और डेल्टा निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है? एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। आई क्या होगी? जो एंगल आपने इंसिडेंट करवाया, ई क्या होगी? इमर्जेंट एंगल हो गया, और ए क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं, कि चलो ठीक है एंगल आई और एंगल ई तो आप मेजर कर लोगे, तो एंगल ए कितने के इक्वल होता है? एंगल ए इक्वल होता है R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2 के। ये R1 और ये R2, ठीक है। इन दोनों का आप मेजर कर लो। जब भी आप प्रिज्म के थ्रू लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। ठीक है। तो R1 प्लस R2 कर दो, वो एंगल ए की वैल्यू निकल गई, और एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। कितने एंगल से आपने इंसिडेंट करवाया था ये भी नोट कर लेते हैं अपन, कितने एंगल से वो आउट हुई है बाहर वो भी देख लेते हैं। ये एक एक्टिविटी है छोटी सी, आप फिजिक्स लैब के अंदर जाओगे तो वहाँ करके देख सकते हो आप। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। किस किस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो फैक्टर ऑन विच डेल्टा डिपेंड, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डेल्टा डिपेंड करेगा। तो सबसे मेनली डिपेंड करता है ये किसके ऊपर? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो इसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, किस कलर की ये लाइट है। ठीक है। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे ये सारा इसको करने वाले हैं अपन, वेवलेंथ क्या होती है, किस कलर की कितनी वेवलेंथ होती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके आएंगे जब अपन टॉपिक करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्लियर है बात?
अच्छा, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट करवाया, कितने एंगल से आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डेविएशन होती है। ठीक है। थर्ड किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि ये जो प्रिज्म है इसके मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है। तो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करी, मेनली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, और इस प्रिज्म के नेचर के ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, कि इस प्रिज्म से जब भी एक वाइट लाइट को आप पास करवाते हो तो 7 कलर में वो स्प्लिट क्यों हो जाती है। इस फिनोमेना को करने वाले हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद आएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, और फिर आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही आगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना बेटे आगे भी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।